नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम सबसे पहले ममता बनर्जी की बात करेंगे, जिनके किले में बीजेपी ने चुनाव से पहले सबसे बड़ी सियासी स्ट्राइक की है। टीएमसी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में जाना तय है। उन्होंने आज टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिन्होंने ममता को बंगाल में सत्ता तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके जाने से ममता बनर्जी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी, बागी और ओवैसी, बंगाल में ममता बनर्जी की ये तीन बड़ी चुनौतियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल प्लान से ममता बनर्जी कैसे बेचैन है और बिहार की तरह ही बंगाल के लिए ओवैसी की क्या तैयारी है? क्या बंगाल में भी ओवैसी फैक्टर चल सकता है? आज इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। आज का दिन भारत का विजय दिवस और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी दिवस है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आज हम आपको 1971 की जंग के दौरान लापता हुए उस सैनिक के परिवार से मिलवाएंगे जिसके पाकिस्तान की जेल में जिंदा होने की खबर उनके परिवार को 49 साल बाद मिली। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात, जहां ममता बनर्जी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। दीदी के लिए उनके बागी बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी बिखर रही है। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी से किनारा कर लिया है। अब वो टीएमसी के विधायक नहीं है। उन्होंने आज ही सचिवालय जाकर विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के मंत्री के तौर पर वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। शुभेंदु अधिकारी अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसे सब जानते हैं। इसकी तैयारी भी हो गई है। उनकी बगावत से चुनाव में ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में नेता नंबर 2 थे। 6 जिलों में करीब 65 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है। वो 3 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी का प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी टीएमसी के बड़े नेता हैं और 3 बार से लगातार सांसद। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी टीएमसी के सांसद हैं। अधिकारी परिवार का पूर्वी मिदनापुर के इलाके में बहुत प्रभाव है, यानी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ममता बनर्जी की टीम ने कोशिश तो बहुत की थी कि शुभेंदु अधिकारी को मनाया जाए, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब ममता बनर्जी और उनकी टीम शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर गुस्सा उतार रहे हैं। ये ममता के खेमे में बीजेपी की सियासी स्ट्राइक भी है, क्योंकि शुभेंदु अब बीजेपी में शामिल होंगे, ये साफ दिख रहा है। कल ही उन्हें गृह मंत्रालय से Z+ सिक्योरिटी दी गई। इस्तीफे के बाद बीजेपी के नेता उनका वेलकम करने वाले बयान दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ ईस्ट मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह इसी शनिवार को दौरा भी करने वाले हैं। यानी शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में ज्वाइन करने की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। ये ममता बनर्जी के लिए बंगाल में बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ वो बागी हैं जिन्होंने कभी ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया था और उनकी ताकत है। लेकिन सबसे मुश्किल चुनाव में ममता को ये बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। আমি বড় বা ও বড় কোনো প্রয়োজন নেই। 10 বছর পার্টির হয়ে খেয়ে, 10 বছর গভর্নমেন্টে থেকে গভর্নমেন্টের সবটা খেয়ে ইলেকশনের সময় এর সাথে ওর সাথে বোঝা বদলে আমি কিন্তু তাদের টলারেট করি না, এটা মাথায় রাখবেন। 365 দিন যারা মানুষের সাথে ছিলেন এই 10 বছর, তাদেরই পরীক্ষা দিতে হবে। আর এই পরীক্ষা 21-এ এমন পরীক্ষা দেবেন যাতে বিজেপি আর কোনোদিন পরীক্ষা দিতে বসতে না পারে। ममता बनर्जी गुस्से में है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को कोस रही हैं। बेचैनी साफ दिख रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का झटका मामूली नहीं है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन थे जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त कर दिया। ये वही आंदोलन थे जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। उनसे दो हाथ करने को तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह अच्छा सिद्धांत हुआ है। वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। मतलब बीजेपी में उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है, और हम जो जनता है
जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरह कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। इतने बड़े बड़े नेता को स्वागत किया है, उससे हमको लाभ मिला है। शुभेंदु बाबू एक बड़े सफल लीडर है, टीएमसी को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको लग रहा है कि उस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए उनके जैसा कई नेता इस प्रकार बयान देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। তৃণমূল কংগ্রেস আজকে মনে রাখবেন বট বৃক্ষ হয়ে গেছে। কাজে একজন দুজন তিনজন যেগুলো টিকিট পাবে না, জানে আমরা পরে টিকিট পাবো না, সবাই তো দলের টিকিট পায় না। যারা ভালো কাজ করে তারা পায়, যারা ভালো কাজ করে না তারা পায় না। এটা দলের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ জানে যদি টিকিট না পাই এখন থেকে সরে যাই, কেউ কেউ ভাবে যদি টাকাটা ঠিক মতো রক্ষা করতে পারি তা নাহলে তো আমাকে ধরবে ভাই। বিজেপি তো বলেই দিচ্ছে হয় ঘরে নয় জেলে, কোথায় থাকবে। কেউ কেউ ভয় পায় সে জেলে না থেকে ঘরে থাকে। আমায় যদি জেলে নিয়ে যায় আমি গর্ববোধ করব, বাট আমি বিজেপির কাছে মাথা নত করব না। জেনে রাখুন क्या हो रहा। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रहे, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने का पूरा जोर लगा दिया गया था। उनके पिता और बड़े नेता शिशिर अधिकारी से भी बात की गई, लेकिन शुभेंदु नहीं माने, क्योंकि वो पार्टी चलाने के मनमाने तरीके से बहुत नाराज थे। अच्छा खासा असर होने के बावजूद उन्हें किनारे किया गया। टिकट बंटवारे पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। शुभेंदु ने तभी टीएमसी से किनारा करना शुरू कर दिया था। अलग रैलियां शुरू कर दी थी। उनकी रैलियों में टीएमसी नहीं तिरंगा दिखता था। भारत माता की जय के नारे लगते थे। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी की टीम बागियों को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी में चले गए। शुरुआत मुकुल रॉय से हुई थी, जो ममता बनर्जी के रणनीतिकार थे, लेकिन 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद तो टीएमसी के नेताओं की बीजेपी में जाने के लिए होड़ सी लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी के बड़े बड़े नेता और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इनमें से कई अब बीजेपी के सांसद भी हैं। अब शुभेंदु अधिकारी के जाने से साफ है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का किला ढह सकता है, जिस किले को वो बीजेपी से बचाने में पूरा जोर लगा रही हैं। सिर्फ बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी लगभग फंस गई हैं, क्योंकि एक तरफ टीएमसी के बागी हैं, दूसरी तरफ आक्रामक बीजेपी है, और इसके बीच ओवैसी फैक्टर से भी ममता बनर्जी बेचैन है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी पर उनके बयानों से साफ पता चलती है, जिन बयानों पर ओवैसी भी पलटवार कर रहे हैं। ओवैसी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। अगर बिहार की तरह बंगाल में भी ओवैसी फैक्टर चला तो ममता बनर्जी हर मोर्चे पर गिर जाएंगी। बंगाल में ममता बनर्जी का सॉलिड मुस्लिम वोट है, और इस वोट पर किसी तरह का बंटवारा वो इस समय बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब वो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। 80 लाख के काम बंगाल के चुनाव में क्या ओवैसी एक्स फैक्टर वाकई साबित होंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ओवैसी की राजनीति के लिए बंगाल से बेहतर सियासी जमीन और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। कुल 294 सीटों में करीब 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। इनमें भी 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स जीत की गारंटी माने जाते हैं। अगर इन सीटों पर ओवैसी का प्रभाव पड़ा और उन्हें वोट मिले तो ममता का नुकसान तय है। इसीलिए ममता बनर्जी अलर्ट हैं और ओवैसी पर अटैक कर रही हैं। उन पर मुस्लिम वोट बांटने और बीजेपी से पैसा लेने के आरोप लगा रही हैं। ओवैसी भी पलटवार कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट किसी की जागीर नहीं है, और बिहार में जिन्होंने ओवैसी को वोट काटने वाला बताया उन्हें नुकसान ही हुआ। বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी अलर्ट पर है।
वो बंगाल में घूम घूम कर ओवैसी का प्लान बता रही हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी को बंगाल में बीजेपी लेकर आ रही है और ये बंगाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने का वही फॉर्मूला है जो बिहार में चला था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। ओवैसी फैक्टर से ममता बनर्जी का ये डर यूं ही नहीं है। बिहार के चुनाव में ये सब ने देखा, जहां ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर महागठबंधन का बड़ा नुकसान किया था और बिहार में पहली बार 5 सीटें जीत ली थी। अब ओवैसी बंगाल की तरफ देख रहे हैं तो ममता के सॉलिड मुस्लिम वोट बैंक पर खतरा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 70% मुस्लिम वोट बंगाल में मिले थे। लेफ्ट को 10% और कांग्रेस को 12% वोट मिले थे। मुस्लिम वोट पहले ममता, लेफ्ट और कांग्रेस में करीब करीब बराबर बढ़ता था, लेकिन बंगाल में बीजेपी के उभार के बीच एक तरफा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले में चला गया। ममता इस वोट में कोई बिखराव नहीं चाहती, क्योंकि इससे बीजेपी से लड़ाई में वो और कमजोर हो जाएंगी। लेकिन ओवैसी के आने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी ने बंगाल के चुनाव के लिए खुद को तैयार भी किया है। मुस्लिम प्रभाव वाले 5 जिलों में ओवैसी की पार्टी ने फोकस किया है। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जिले हैं। इन 5 जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, जहां ओवैसी असर डालने में जोर लगाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी ओवैसी पर हमले कर रही हैं और अपने सॉलिड मुस्लिम वोटर को बंगाल में ओवैसी से दूर रखने में जोर लगा रही हैं। মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। लेकिन ओवैसी भी ममता बनर्जी के इन हमलों पर तीखे पलटवार भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी ने बड़ा अटैक किया कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं और इसीलिए यहाँ वोट काटने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं वहाँ भी। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफ़र और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है, उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही है और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि मगरबी बंगाल का वोटर किसी की जागीर नहीं है और उन्होंने बिहार के जो वोटर्स ने हमको वोट दिया उनकी तौहीन की है और उनको इस बात का नोट लेना चाहिए। और ये इनको ज़ेब नहीं देता था कि एक मुख्यमंत्री के अजीम ओहदे पर रहते हुए इस तरह की वाहियात किस्म की गुफ्तगू करें। ओवैसी की एंट्री से बंगाल की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। बिहार की जीत और हैदराबाद में गढ़ बचाने से ओवैसी के हौसले भी बुलंद हैं। वो बंगाल दौरे का प्लान भी बना रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं। वो चौतरफा मोर्चे पर घिरी हैं, लेकिन उन्हें बंगाल की राजनीति में स्ट्रीट फाइटर माना जाता है, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी के बागी या फिर ओवैसी। ममता बनर्जी सबको तीखा जवाब दे रही हैं और बंगाल में शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। ममता बनर्जी आजकल उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। कूच बिहार में उन्होंने बड़ी रैली की। टीएमसी ने रणनीति बनाई है कि चुनाव से पहले हर सीट पर ऐसी 2 रैलियां हों। इसके लिए चुनाव से पहले पूरे बंगाल में 600 रैलियां प्लान की गई हैं। ममता बनर्जी उन इलाकों में फोकस कर रही हैं जहां पर पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है। खबरदार में अब हम पाकिस्तान को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार की याद दिलाएंगे, क्योंकि आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन 49 साल पहले पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त घुटने टेके थे। तभी से आज का दिन भारत के विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ढाका के रेस कोर्स मैदान पर
पाकिस्तानी सेना के सरेंडर का ऐतिहासिक वीडियो देख रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी सरेंडर के दस्तावेज पर साइन करते दिख रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक दिन का एक और दुर्लभ वीडियो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना और नेवी के 24,000 जवान ढाका कैंट के ग्राउंड में भारतीय सेना के सामने सरेंडर के लिए पहुंचे। भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व सिंह नागरा ने सरेंडर कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा दिलाया था कि उनके साथ जिनीवा समझौते के तहत ही बर्ताव किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। ये भारत के लिए गर्व का पल था और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का एहसास। और इस तरह 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर की सेरेमनी पूरी हुई थी। 1971 के युद्ध को भारतीय सेना ने ऐसी शान से जीता कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को एक साथ घुटने के बल बैठकर सरेंडर करते देखा। लेकिन उस युद्ध में भारत के 54 ऐसे सैनिक भी थे जिन्हें सरकार ने मिसिंग इन एक्शन यानी लापता या फिर किल्ड इन एक्शन यानी शहीद घोषित किया था। इन 54 लापता सैनिकों में आर्मी के 30, एयरफोर्स के 24 जवान और अफसर शामिल थे। 1971 की जंग के बाद हुए समझौते में पाकिस्तान के सभी 93,000 सैनिकों को तो वापस भेजा गया, लेकिन भारत के 54 लापता सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं। वर्ष 1979 में तत्कालीन सरकार ने संसद में उन 40 लापता सैनिकों के नामों की लिस्ट जारी की जो पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। बाद में इस लिस्ट में 14 नाम और जुड़ गए। मई 1984 में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने लापता सैनिकों के नाम वाले बंदियों के होने की बात को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान अपनी बात से मुकर गया। 1983 में लापता सैनिकों के परिवार वाले पाकिस्तान की जेलों में भी गए थे, लेकिन खाली हाथ लौटे। इन लापता सैनिकों के परिवार भारत सरकार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुहार लगा चुके हैं। 2015 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान लापता सैनिकों के कैद में होने की बात से इनकार करता रहा है। सरकार मानती है कि उन सभी सैनिक अब इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन लापता सैनिकों के परिवार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लापता सैनिक अब इस दुनिया में नहीं। लापता सैनिकों के परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही एक सैनिक की पत्नी से मिलवाना चाहते हैं जिन्हें 49 साल के लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी मिली है कि 1971 के युद्ध में लापता उनके पति जीवित हैं। एक जंग वो थी जो भारतीय सैनिकों ने देश की सीमाओं पर 1971 में लड़ी थी, जो मात्र 13 दिन चली। एक जंग वो है जो 1971 के युद्ध में लापता हुए 54 भारतीय सैनिकों के परिवारजन लड़ रहे हैं, वो भी पूरे 49 सालों से। जालंधर में अपने पति की 50 वर्ष पुरानी तस्वीर हाथ में लिए बैठी सत्या देवी पिछले 49 सालों से अपने पति से मिलने की चाहत दिल में लिए बैठी हैं। 1971 के युद्ध में उनके पति मंगल सिंह लापता हो गए थे। सेना उन्हें शहीद मान चुकी थी, लेकिन सत्या देवी का दिल नहीं माना। और फिर 1972 में पाकिस्तान के रावलपिंडी रेडियो पर मंगल सिंह ने संदेश दिया कि वो ठीक हैं और पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। रेडियो च बोले सी। अच्छा, रेडियो के थ्रू पता लगा। हाँ जी। फिर उस तो बाद खबरां चाहिए। उधरों कैदी आया छुट के, कैदी आया छुट के, और को फिर मेरे बड़े मुंडे को पता लगा। जैसे इनके विदेश मंत्री हैं, वो एक बार फिरोजपुर में आए, उनके साथ मेरा छोटा ब्रदर गाड़ी लेके गया हुआ था, तो भास्कर का जो मैनेजर था साथ में था, इनका डेवलपमेंट मैनेजर जो, तो उधर उन्होंने मेरे छोटे भाई को बुलाकर पूछा। उन्होंने जैसे बात की कि हमारे साथ एक लड़का है, उसका फादर पाकिस्तान में है, तो मेरे भाई ने अपने फादर का और मेरे दादा का नाम पूछा, उन्होंने तो इन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने जब मंगल सिंह का नाम लिया तो उन्होंने एकदम बोल दिया कि ये आदमी है। इस बात को 49 वर्ष बीत गए। सत्या देवी की उम्र 75 वर्ष के पार हो गई। जो दो बेटे उस वक्त 3 और 2 साल के थे, उन्हें पालने पोसने के अलावा पिछले 49 वर्षों में सत्या देवी ने कुछ और किया तो वो था अपने पति का इंतजार। वो पहले खुद भारत सरकार को पत्र भेजती थी,
जहां जहां गुहार लगा सकती थी लगाती थी। फिर उनके बच्चे बड़े हुए तो वो भी अपने पिता की तलाश की कोशिशें करने लगे। तभी तो वो कोट लखपत जेल में थे, तो अभी तो नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जो लेटर आया है उसमें उन्होंने जेल के बारे में नहीं बताया, और ये जरूर बताया है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। अब उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। 49 वर्ष बाद भारत सरकार से एक खत मिला है जिसमें उनके पति के जिंदा होने की बात लिखी है। 49 वर्ष में पहली बार शायद सत्या देवी ने चैन की सांस ली है। उनके लिए भारत सरकार का पत्र ही नहीं आया, बल्कि उनके दिल को सुकून भी आया है। सरकार ने बताया है कि मंगल सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं, लेकिन वो कभी अपने पति को दोबारा देख पाएंगी, उनसे मिल पाएंगी, इसकी अभी भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैंने अभी तक जो अपनी लड़ाई लड़ी है वो खत के जरिए लड़ी है। अब मैं ये चाहता हूं कि सरकार मेरा साथ दे, और पाकिस्तान जैसे जो कैदी निकलते हैं वो भी इस बात को सबूत देते हैं कि वो जिंदा है। तो मुझे अभी पूरी उम्मीद है कि सरकार मेरा साथ देगी और मेरे फादर को मेरे घर लाएगी। ये सिर्फ एक सैनिक परिवार की कहानी नहीं है। 1971 की जंग में लापता हुए 54 सैनिकों के परिवार आज भी अपनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन पहले जैसी भी तो नहीं रह जाती। ये बात लापता सैनिकों के परिवारजनों से बेहतर और कौन बता सकता है। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय सेना ने 1971 में सरेंडर करने वाले हर एक पाकिस्तानी सैनिक को वापस उसके देश भेज दिया था, लेकिन यह पाकिस्तान का चरित्र है कि उसने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाए जाने की बात को सार्वजनिक तौर पर हमेशा खारिज किया। उन्हें रिहा करने के बारे में तो सोचा भी नहीं। ऐसे बेशर्म पाकिस्तान को जितना शर्मिंदा किया जाए उतना कम है। इसीलिए हम पाकिस्तान को 1971 की जंग वाला आईना दिखाना चाहते हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना का सरेंडर दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर तो है ही, साथ ही फास्टेस्ट सरेंडर भी है, सबसे तेज समय में, क्योंकि सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने हार कबूल कर ली। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जो 16 दिसंबर 1971 तक चला। इस युद्ध में पाकिस्तान को 20% जमीन से हाथ धोना पड़ा और पाकिस्तान की 60% आबादी वाला पूर्वी पाकिस्तान नया देश बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का दिन था, जिसे भारत अपने विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में 1971 युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 1971 युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां 4 स्वर्णिम विजय मिसाल प्रज्वलित किए। इन मिसालों को अगले 1 साल के दौरान देश के अलग अलग कोनों तक ले जाया जाएगा, जिनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के नाम शामिल हैं, उनके गांव शामिल हैं। 1971 के वॉर हीरोज को सैल्यूट करने के लिए भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, उन्होंने राजपथ पर फ्लाई पास्ट किया। 1971 की जीत भारतीय सेना के कौशल का शानदार नमूना है, क्योंकि इस युद्ध में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया था, बल्कि भारतीय सेना के हाथों पाकिस्तानी सेना का सामूहिक कोर्ट मार्शल हुआ था। किसान संघों के आंदोलन के 21 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार से उनका मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। वैसे आंदोलन का मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज कई याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र और 8 किसान संघों को नोटिस दिया। एक ओर सुप्रीम कोर्ट मामले के समाधान के लिए किसान संघों और सरकार के बीच एक कमेटी बनाने की पहल का संकेत दे रही है। दूसरी ओर किसान संघों की ओर से साफ कर दिया गया है कि कानूनों के वापस होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सिंघू बॉर्डर पर लगा दिए गए ये कैंपिंग टेंट्स इस बात के सबूत हैं कि किसान संगठन लंबी लड़ाई के मूड में आ गए हैं। न सिर्फ टेंट्स बल्कि वॉशिंग मशीन्स और यहाँ तक कि गीजर की व्यवस्थाएं सरकार और किसान संगठन के बीच बनी चौड़ी खाई को दिखा रही है। इसी माहौल के बीच दिल्ली के बंद रास्तों को खुलवाने से लेकर किसान संघों के विरोध का समर्थन करने वाली अर्जियों समेत
कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राकेश टिकैत वाले बीकेयू समेत 8 किसान संगठनों को नोटिस दिया है। बुधवार की सुनवाई में कोर्ट की ओर से ये बड़ी बात कही गई कि किसानों के मसले को राष्ट्रीय सहमति के साथ हल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली किसान संघों और सरकार के बीच समिति बनाकर मामले के निपटारे की पहल का संकेत दिया, क्योंकि कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दलील दी गई। सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। किसानों से कई राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने को लेकर अड़े हैं। वो कानून रद्द करने को लेकर हाँ या ना में सरकार से उत्तर चाहते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की बातचीत नाकाम हुई है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, लेकिन किसान संघों की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बयान जारी कर कहा है, कृषि कानूनों को वापस लिए बिना एससी की सलाह से बनने वाली कमेटी निरर्थक होगी। कानूनों के वापस हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान संघों ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या वास्ता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। प्रदर्शनकारी किसान संघों ने कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्ताव को लिखित तौर पर खारिज भी किया है और कहा है, हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। हालांकि रुख सरकार का भी कड़ा होता जा रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसान सम्मेलनों को आयोजित कराया है। रीवा और जबलपुर के किसान सम्मेलनों में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इंदौर के किसान सम्मेलन में भी शिवराज ने वर्चुअल जरिए से संबोधन किया, जबकि ग्वालियर के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। यह कानून किसानों पर लगी हुई बंदिश को स्वतंत्रता देने वाले कानून हैं और इन कानूनों के माध्यम से खेती किसानी इंस्पेक्टर राज लाइसेंसी राज यह आने वाले कल में समाप्त होने वाला है। मेरी मर्जी में खेत में बेचूं, मेरी मर्जी में मंडी में बेचूं, तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। इस बीच सरकार ने चीनी निर्यात पर 3,500 करोड़ रुपयों की सब्सिडी का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि सब्सिडी का पैसा सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाएगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।